कि ये कहाँ से व्यवहारिक है, कहाँ से ये हो पाएगा इस समय में जब बिहार बिल्कुल इलेक्शन मोड में जा चुका था और चुनाव आयोग भी इसका समरी रिवीजन कर चुका है और इसका अपडेशन वोटर लिस्ट का कर चुका है। और तब तो ये करने की कोई जरूरत नहीं, हाउस टू हाउस जाकर के करना इंटेंसिव, और उसमें भी आप स्पेशल भी जोड़ दिए हैं। तो जब स्पेशल इंटेंसिव है तो आपको उसी तरीके से करना होगा, तो उसके लिए स्पेशल टाइम भी चाहिए, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा ये। एसआईआर को लेकर इस वक्त बिहार में और बल्कि देश भर में हंगामा जारी है। एसआईआर का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करके चौंका दिया तमाम विपक्षी पार्टियों को भी, बिहार के जनता को। उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध होता रहा और विपक्षी पार्टियों का यह आरोप रहा है कि इसके जरिए से बड़ी तादाद में दलित, पिछड़े और मुसलमानों का वोट काटने की साजिश हो रही है, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश हो रही है। और उनका ऑब्जेक्शन रहा कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं 12 डॉक्यूमेंट्स, वो बिहार की जनता के अक्सरियत के पास नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, वहां सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर करने की इजाजत दिया। एसआईआर जारी है, 26 तक लास्ट डेट है, लेकिन 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना है इसको लेकर के। बिहार में स्टिंग ऑपरेशन भी जारी है। अजीत अंजुम और दीगर पत्रकार बिहार भर में स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही है। इसमें कई ऐसी बातें सामने आ रही है जो इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस पे उंगली उठाता है। हमारे साथ एडवोकेट मंजू शर्मा मौजूद हैं। आप जो है हाई कोर्ट एसोसिएशन, हाई कोर्ट के लॉयर्स एसोसिएशन की सदस्य हैं। उसके अलावा आइलाज की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और बिहार की प्रभारी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकली क्या प्रॉब्लम्स है और क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार हासिल है और इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है। इन तमाम टॉपिक्स पर इनसे बात करेंगे। मंजू जी, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पे। मंजू जी, एसआईआर जो कराया जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2003 में से पहले हुआ था, क्या इलेक्शन कमीशन को एसआईआर कराने का अधिकार है? क्या ये जरूरी प्रोसेस है? लीगली इसका क्या समाधान है इसमें? एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, उसमें ये उसके सेक्शन 25 में रिवीजन की बात कही गई है। तो हो सकता है जो ये कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, उसी के तहत ये रिवीजन करवा रहा हो। लेकिन लेकिन इसमें भी जो स्पेशल रिवीजन की बात जो कही गई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो स्पेशल करके कहीं कोई मेंशन नहीं है कानून में कि स्पेशल कराना है। दूसरी बात कि उसमें समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन की भी बात है। इंटेंसिव रिवीजन एक तो कि इतना बड़ा नहीं, पार्टली करने का है। और आप देखेंगे कि अभी जो 2024 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद अक्टूबर 2024 में शुरू करके और दिसंबर तक किया, 1 जनवरी तक 2025 तक समरी रिवीजन, स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग कर चुका है। तो चुनाव आयोग तो इसका जो भी कानून के तहत उसको अधिकार मिलते हैं वो उन्होंने कर रखा है। दूसरी बात है कि संविधान से, तो जिस तरीके से इनका जो ये करने का जो तरीका है और ये जो एक इसकी अव्यवहारिकता कहेंगे कि समय जिस तरह से कम दिया गया है और जिस समय ये लाए, समरी रिवीजन हो चुका था बहुत। हाँ, समय भी कुछ महीने ही हुए। हाँ, हाँ, तो उसकी जरूरत क्या थी? विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने का टाइम दिया गया। क्योंकि उसमें अगर उस समरी रिवीजन की, अगर वहां पर उस सेक्शन की भी अगर हम बात करते हैं तो उस सेक्शन में भी क्या कहा गया है कि जो सेक्शन 4 से लेकर के 21 तक की जो बातें हैं, जिसमें उसमें 4 से 21 तक क्या बातें हैं, तो उसमें है कि इलेक्शन कमीशन उसका एक इलेक्टर्स रोल तैयार करेगा, उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको फिर पब्लिश करेगा। वो पब्लिश करने के बाद, मतलब हम ये इंटेंसिव वाले की बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव कहीं नहीं है, पहले ही कह चुके हैं, इंटेंसिव है। तो उसके बाद पब्लिकेशन करेगा, पब्लिकेशन करने के बाद इसका पब्लिसिटी करेगा, लोग जानेंगे ना कि ऐसा हुआ है, और आपको अगर क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, तो वो इनवाइट करेगा और वो क्लेम ऑब्जेक्शन इनवाइट करेंगे। उसके बाद वो क्लेम ऑब्जेक्शन होगा, उसका इंक्वायरी होगा, उसके बाद फिर उसका उसमें
फिर से उसका अपील भी होगा। तो ये सब इतने प्रक्रिया आप ही बताएं कि ये कहाँ से व्यवहारिक है, कहाँ से ये हो पाएगा इस समय में, जब बिहार बिल्कुल इलेक्शन मोड में जा चुका था और चुनाव आयोग भी इसका समरी रिवीजन कर चुका है और इसका अपडेशन वोटर लिस्ट का कर चुका है, और तब तो ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। असल में बार बार जो ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग बैठिए यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद है। खासकर सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ बड़ी तादाद में घुसपैठिए मौजूद है, तो उनको बाहर करना जरूरी है। वो लोग जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका यही कहना है कि महागठबंधन इसीलिए परेशान है कि घुसपैठियों के बल पे वो हुकूमत बना सकते हैं या उनके बल पे उनकी असल ताकत है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं है। अभी एक सोशल मीडिया पर ही हम देख रहे थे, घूम रहा था, कभी इनका रविशंकर प्रसाद जब थे मिनिस्टर 2019 में पार्लियामेंट 2019 में, तब बताया गया था कि सिर्फ 4 ही मिले थे उनको इनवैलिड इलेक्टर पूरे देश भर में। हाँ, इलेक्शन कमीशन के आधार पर ही बताया गया था। तो इस तरह की बात है नहीं। ये सब सिर्फ बहाना है, और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं किसी बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव आयोग ये सब करने के लिए मजबूर है। अब क्या लगता है कि इसमें जानबूझ करके टारगेट किया जाएगा कुछ ऐसे वोटर्स को जो एंटी भाजपा या एंटी जदयू वोट बैंक है या बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ वोट बैंक है, उसको टारगेट किया जाएगा इसके जरिए से और चंद लाख का खेल हो जाए शायद? इसमें ये इल्जाम है, आप कहाँ तक सच मानती है? अभी तक तो इतिहास ही रहा है चुनाव आयोग का। आप महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, आप हरियाणा का लीजिए, दिल्ली का लीजिए, हर एक जगह का चुनाव, तो ये सब तो मामले खुल करके सामने आए। इसके पहले से ही ये सब थोड़ा सा चल रहा है, इसका इनअप्रोप्रिएशन। तो चुनाव आयोग का आरोप लगते रहे हैं बार बार, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो ये टाइम जो लाया गया है एकदम चुनाव के बिल्कुल नजदीक में, सितंबर में कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो फिर अगस्त तक का टाइम है, और आप इतना जल्दी कैसे लाया जा सकता है? कोई भी बहुत ही अव्यवहारिक और लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है उस पर ये हमला करने वाला है, जिसमें बेसिक ऑब्जेक्शन बेसिक ऑब्जेक्शन ये है। इसका ऑब्जेक्शन ये है, पहला तो है समय को लेकर के है कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल तरीके से लाया गया है। इतना कोई भी ये समझ सकता है, बच्चा कि इतने समय में इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है डोर टू डोर जाकर के करना, हाउस टू हाउस जाकर के करना इंटेंसिव, और उसमें भी आप स्पेशल भी जोड़ दिए हैं। तो जब स्पेशल इंटेंसिव है तो आपको उसी तरीके से करना होगा, तो उसके लिए स्पेशल टाइम भी चाहिए, इतने टाइम में नहीं हो पाएगा ये। दूसरी बात है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और जो भी गरीब है जिनके पास कागजात नहीं है, जो नॉर्थ बिहार है उसमें फ्लडेड एरिया है, वो पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार, पूरा सीमांचल कोसी का एरिया, तो उनके पास तो पहले से ही कागजात उनके नहीं है, हर एक साल बाढ़ में उनके बह ही जाते हैं। तो उन लोगों को टारगेट करने के लिए तो ये जो संविधान ने दिया है अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, तो इसमें सभी को तो समान अवसर मिलेंगे नहीं अपने कागज प्रस्तुत करने के, क्योंकि आप अपने लाइफ को टैकल करेंगे, उसको हैंडल करेंगे कि आप मतलब जीवन बचाने को हैंडल करेंगे कि आप कागज दिखलाएंगे और वोटर आईडी में पढ़ेंगे। जो दूर रह रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ इतना आना पॉसिबल नहीं है कि वो आकर के अपना देखें। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है और वो कहीं से भी अपना वो भर सकते हैं, तो उनका जो क्लेम होगा, ऑब्जेक्शन होगा, तब तो उनको आना पड़ेगा। तो अभी तो वो दे देंगे और उसके बाद उनको आना पड़ेगा। ये आर्टिकल जो 19 है हमारा कि किसी को अपने अभिव्यक्ति का, तो वोट के माध्यम से हम अपनी एक अभिव्यक्ति भी देते हैं, हमारा जो अधिकार है, तो हम अपनी एक अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं उसके माध्यम से,
एक सरकार चुनते हैं, अपने पसंद की सरकार। तो अपने पसंद की जब मतलब अभिव्यक्ति वाला हो गया, तो ये आर्टिकल 19 जो संविधान का हुआ उस पर भी हमला हो गया, और अपनी पसंद का जो सरकार चुनते हैं तो ये आर्टिकल 21 में आ गया। तो इस तरह से ये संविधान के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, उनके विरुद्ध है। ये जो आर्टिकल 326 है संविधान का, ये तो वोटर्स के लिए ही है, वयस्क मताधिकार के लिए, कि जो भी वयस्क हो जाते हैं, तो संविधान में जब लागू हुआ था तभी से सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था कि जो भी 18 साल से ऊपर का हो जाएगा और जो यहाँ का नागरिक है भारत का, उसको वोट करने का अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, स्टेटमेंट क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के, और क्या ऑब्जेक्शंस रहे हैं, जो विपक्ष के जो ऑब्जेक्शंस रहे हैं उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो किन पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया है, ये सारी चीजें तो डिटेल में आप बता देते। कुछ थोड़ा सा एक्सेप्ट किया है, ऑर्डर की तरह नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन अपना जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं सुनवाई के दौरान, तो जैसे कि आधार और राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी जो कि खुद चुनाव आयोग ही उसको इश्यू करता है, तो उसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा है कि ये क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कागज अगर जो ऑनरेबल जस्टिस धुलिया है उन्होंने कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स का आपने लिस्ट दिया है, 11 डॉक्यूमेंट्स का, तो ये तो अगर खोजा जाए तो मेरे पास भी नहीं मिलेगा, तो हम भी क्या वोटर नहीं हो सकते हैं, फिर हम भी नागरिक नहीं है। तो ये एक तब से चुनाव आयोग ने शायद कंसिडर किया है, क्योंकि यहाँ पर आधार लेकर के लोगों का एक्सेप्ट किया जा रहा है अभी तो पेपर नहीं, ऑफिशियली तो इसको लेकर ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है चुनाव आयोग ने इसके लिए। ले भी रहे हैं तो भी तो ये डर हो सकता है कि आधार कार्ड ले लिया जाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनको छांट दिया जाए, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड जब तक ऑफिशियली उन्होंने कोई नोटिफिकेशन इसके लिए सर्कुलर नहीं जारी किया है, तब तक तो वो कुछ भी डिनाई कर सकते हैं कभी भी। आधार कार्ड सारी चीजें उनके हाथ में, और तब तो और ज्यादा, जबकि इसका कोई प्रूफ भी नहीं दिया जा रहा है। कहा गया था कि 3 बार आएंगे दरवाजे पर, ये भी कहा गया कि ठीक है 2 कॉपी में होगा डॉक्यूमेंट, एक आपको मिलेगा साइन करके, जो बीएलओ होंगे वो देंगे, और एक रिसीविंग के तौर पर, और एक जो है वो ले जाएंगे आपसे भरवा करके। तो एक तो नहीं मिल रहा है। मैं तो अपना खुद का बात बता रही हूँ कि हम तो गए थे, मेरे घर पर तो कोई नहीं आया था, लेकिन हम पता लगा करके गए थे बीएलओ के पास, और वहां गए तो बीएलओ ने कहा कि नहीं, हम ही लोगों को बस एक ही पेपर मिला ही है, तो हम आपको कहाँ से दें, कोई रिसीविंग देने के लिए नहीं कहा गया है। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या लगता है इधर से सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्षी पार्टी के लोग गए हैं, उन लोगों का यही कहना है कि ये बहुत ही कम समय में, इतने समय में कैसे पूरा हो पाएगा। तो जो 24 जून का ऑर्डर है ना, 24 जून के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, चुनाव आयोग के उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, और जो इसमें मतदाता सभी छूट जाएंगे, और इसमें बिल्कुल सिलेक्टिव बेसिस पर मतदाताओं को वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको सेट असाइड किया जाए, जो सभी को मौका मिले, और जिस आधार पर, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर 2024 का इलेक्शन हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर इस इलेक्शन को भी हो जाने दिया जाए। और बहुत तो वो विपक्ष के लोग तो बहुत सही सवाल कर रहे हैं, और बहुत मतलब सही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, और उसके बाद आप कर लीजिए रिवीजन, तो क्या इन बातों को सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, क्या जजमेंट आने की उम्मीद लग रही है? स्टेटमेंट तो बहुत पॉजिटिव रहा विपक्ष के लिए, तो फैसला क्या आ सकता है विपक्ष के सपोर्ट में? स्टेटमेंट तो पॉजिटिव रहा है। अभी मुझे लगता है कि
तो ये मांगा जाए, रिपोर्ट मांगा जाएगा। शायद इसीलिए चुनाव आयोग रोज रोज एक झूठे आंकड़े लेकर के आ रहा है कि कभी बोलता है 80% हो गया है, कभी बोलता है 90% हो गया है। तो ये अपना उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि हमने पूरा कर लिया है, और उसके बाद ये उसी में कभी कभी धोखा भी दिया जाता है। 28 तारीख का इंतजार करना चाहिए, और मैं उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो पिटीशन की जो मांग है उस 24 जून के चुनाव कमीशन के ऑर्डर को सेट असाइड करने का, उसको सेट असाइड कर देना चाहिए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कही जा रही है, जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, मतलब वही है, सबको समान अवसर नहीं मिलेगा वोट देने का। और लेवल प्लेइंग फील्ड से मतलब ये भी है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं। तो पक्ष को और विपक्ष को दोनों को ही जब बराबर का अवसर नहीं मिलेगा, बराबर का मैदान नहीं मिलेगा, तो आप अगर सेलेक्टिव बेसिस पर उन मतदाताओं को अगर छांट देंगे जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है, आपको या बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो इधर एनडीए को वोट करने वाले नहीं है, इनका वोट उधर जाने वाला है, इंडिया अलायंस की तरफ जाने वाला है, तो ऐसे मतदाताओं को सेलेक्टिव बेसिस पर छांटने के लिए, उनको वोटर लिस्ट से ही बाहर करने के लिए, और उनका इस तरह से संवैधानिक अधिकार खत्म करने के लिए, और इस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार करने का जो है, तो इसी के खिलाफ विपक्ष की सभी पार्टियां गई हैं चुनाव सुप्रीम कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इलाज की तरफ से भी इस पर कुछ हो रहा है। इलाज की तरफ से नहीं गए हैं, लेकिन सीपीएमएल पार्टी के तरफ से गए हैं, पिटीशन में शामिल है बहुत शुक्रिया पिटिशनर की तरह। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एडवोकेट मंजू हमारे साथ थे, इन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स पे बात किया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि दो तरह के पर्चे दिए जा रहे हैं, एक रिसीविंग के तौर पे वोटर के पास रह जाएगा, एक इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीएलओ के पास चला जाएगा। लेकिन इनका अपना एक्सपीरियंस है कि इनको बीएलओ ने बताया कि हमें खुद जो है 2 कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है, इस पर भी इन्होंने विस्तार से बात किया है। आगे भी SIR को लेकर के इस तरह के इंटरव्यूज और इस पर जो ऑब्जेक्शंस है उसके बारे में डिटेल बातचीत हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स इस तरह के इंटरव्यूज के लिए।